हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। ओके, आज हम लोगों का नया टॉपिक है, कोशिका से ही रिलेटेड चैप्टर है। कोशिका जीवन की इकाई है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के जो बाहरी आवरण होती है, बाह्य आवरण होती है, उसके बारे में। किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, ठीक है, किस पदार्थ से मिलके बना होता है, इन सारी चीजों की, इन सारे को डिटेल में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में आपको बताए थे कि जो बाह्य आवरण होता है बच्चों, जनरली दो प्रकार के होते थे। एक था प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली तथा दूसरा था कोशिका भित्ति। दो प्रकार के बाह्य आवरण के बारे में हम आपको बताए थे। एक था प्लाज्मा झिल्ली और दूसरा था कोशिका भित्ति, बताए थे ना, जिसमें आपको बताया गया था कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ओके, प्लाज्मा जो झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है वो सभी प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि जो कोशिका भित्ति थी वह बस पादप कोशिका में पाए जा रहे थे। अभी भी जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ओके, इसमें आप लोग लिखेंगे प्लाज्मा झिल्ली, इसको इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, चाहे तो आप लिख लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका इंग्लिश जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली। ओके, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसी को हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ क्या चीजें होती हैं। चलिए, एक तो कोशिका हम बनाते हैं, जैसे एक सिंपल सा यहाँ कोशिका बना रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो ये बाहर की झिल्ली होती है, बाहर का जो लेयर होता है बच्चों, वही जो है यह प्लाज्मा झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है, जो कि प्रायः अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, लचीली होती है। ठीक है, साथ ही साथ यह चयनात्मक जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनको आर पार जाने में मदद करती है। बाकी जिन चीजों को हमको कोशिका से बाहर नहीं निकालना है या कोशिका के अंदर एंट्री नहीं देना है, वो यही चीजें जो है अलाउ करती है। ठीक है, जो बाहर का सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो बाहर का लेयर होता है बच्चों, जो बाहरी लेयर होता है, इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है कि हम इसको अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो ये मेम्ब्रेन है, जनरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वह प्रोटीन और वसा से मिलकर बने होते हैं। पूछा जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, किससे बने होते हैं। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, या तो आपके एग्जाम में या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बना होता है, तो आप बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और वसा से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें से 60 से 80%, यहाँ आप नोट कर लें कि कभी कभी रेशियो भी पूछ लेता है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि 60 से 80% जो होता है वह प्रोटीन होता है। प्रोटीन, इंग्लिश वाले बच्चे इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, प्रोटीन होता है। ठीक है, जबकि जो वसा है
उसकी जो मात्रा है 20 से 40% होता है। ठीक है, जो वसा है उसकी जो मात्रा है 20 से 40% वसा की मात्रा होती है, जिसको इंग्लिश में फैट बोला जाता है। ठीक है, और प्रायः जो है 5% जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होती है। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होती है। ठीक है, ये रेशियो पूछा जाता है कभी कभी। वैसे आपके 9th क्लास में तो नहीं पूछे जाएंगे, फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर देख रहे हो तो फर्स्ट ईयर में कभी कभी ये रेशियो पूछ लिया जाता है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है बच्चों, उसको बताइए कि किस तत्व से मिलके बना होता है और किसका क्या रेशियो होता है। तो ये रेशियो आप तैयार रखेंगे कि जो प्रोटीन होता है 60 से 80% प्रोटीन का मात्रा होता है, 20 से 40% वसा की मात्रा होती है और 5% जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। ये उपस्थिति अनिवार्य है। ये जो लेबल एक है वो उपस्थिति अनिवार्य है। और साथ ही साथ इसमें पुनरुद्भवन के भी गुण पाए जाते हैं कि अगर सेल मेम्ब्रेन किसी प्रकार से डैमेज हो गया तो पुनः ये कवर भी हो जाते हैं, क्योंकि बना किससे, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से। तो ये तीनों तत्व एक साथ मिलकर और सेल मेम्ब्रेन को बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे अलग नहीं। इसके अलावा जो है कार्य पूछ लिया जाता है, तो इसको हम कार्य देख लेते हैं। साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि जो इसका थिकनेस है वो कितना होता है। तो इसकी जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है बच्चों, लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। 75 एंगस्ट्रॉम। अब 75 एंगस्ट्रॉम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों कि जो 75 एंगस्ट्रॉम है उसका मतलब क्या हुआ। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है कि 10⁻⁻10 मीटर। तो 75 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया, आप सिंपल सा लिख दे सकते हैं कि 75 यहाँ करके और ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है। अब 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको हम बता देते हैं आपको। जो 10⁻⁻10 है, इसका मतलब ये होता है कि 1/10⁻10 मीटर। एक 10⁻10 का मतलब हुआ 1/10⁻10। अब 10⁻10 का मतलब ये हुआ बच्चों 1/, ठीक है, यहाँ देखिएगा 1/1। अब जो 10 जीरो है आगे हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो। इतने का एक भाग। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब हुआ कि इतने का एक भाग। ठीक है, इतने का एक भाग जो है 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये थोड़ी सी आई थी आपका बीच में पॉइंट। इसमें पूछ लेता है कि सर्वप्रथम जो है कोशिका कला किसने बोला, कोशिका झिल्ली का खोज किसने किया। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपका है सन 1855 ईस्वी में नागेली और सिक्रेमर, नागेली और सिक्रेमर ने, ऐसे लिखते हैं बच्चों। नागेली व सिक्रेमर ने 1855 ईस्वी में कोशिका का नाम दिया था। कोशिका कला का, कोशिका का नहीं,
कोशिका कला का नाम दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में नागेली और सिक्रीमर ने कोशिका कला का या जीवद्रव्य कला को कोशिका कला कहा था। ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं बच्चों, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें जो ये कोशिका कला होता है, बाहर का जो लेयर होता है, वो भोजन के आदान प्रदान में भी मदद करता है। कोशिका कला ही उनके भोजन का एक आधार होता है, क्योंकि वो वहीं से भोजन को लेते भी हैं और जो भी अपशिष्ट पदार्थ उनके बॉडी के अंदर बनता है उसको बाहर भी करते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके कार्य क्या क्या हैं। इतनी चीजें आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, नोट भी कर लेंगे, साथ ही साथ हम इसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के कार्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ऐसे हेडिंग डाल के आप कार्य देख लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या होते हैं। एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वह कोशिका को एक निश्चित आकार देने का कार्य करता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि कोशिका जो है, कोशिका कला कोशिका को निश्चित आकार देता है। कोशिका कला कोशिका को निश्चित आकार देता है। आप लिख लेंगे इसको। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा है कि ये कोशिका कला कोशिकांगों की सुरक्षा करते हैं। दूसरा पॉइंट में आप लिख लेंगे कि सुरक्षात्मक दृष्टि से कोशिकांगों की सुरक्षा करते हैं। कौन? कोशिका कला। सुरक्षा इसलिए करते हैं कि जो बाहर का लेयर है, ऐसे कोशिका है, कोशिकांग, इसके अंदर कोशिका के अंदर जो उसके अंदर कोशिकांगक पाए जाते हैं, कोशिका अंगक पाए जाते हैं या अंगक पाए जाते हैं, वह इससे बाहर आने और जाने, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, तो उसके लिए भी ये रक्षा करता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, चयनात्मक पारगम्य होने की वजह से यह किसी भी प्रकार की हानिकारक पदार्थ को कोशिका के अंदर या बाहर नहीं आने जाने देता है। चयनात्मक प्रवृत्ति इसका होता है ना, अभी हम लोग पढ़े कि ये चयन करता है कि किसको अंदर जाना है, किसको नहीं जाना है। तो इसके वजह से यह हानिकारक पदार्थों को अंदर नहीं आने देता है। ठीक, अगला जो पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कोशिका जो है, कोशिका में पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करता है। चौथा पॉइंट आप लिख देंगे कि कोशिका में पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करता है। मतलब ये हुआ कि कोशिका में जिस प्रकार की, अब आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे कि जो भी पदार्थ हम लोग ईट करते हैं, खाते हैं, वह जनरली हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ डाइजेशन होता है। डाइजेस्ट होके जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, वहां से उन फूड में उपस्थित जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब वो ब्लड जो है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में है। अब वो ब्लड वेसल्स से जो है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने खाया है या भी जो भी हमारे बॉडी में बनी है, वो न्यूट्रिएंट्स उस ब्लड से ये सेल्स जो है पुनः एब्जॉर्ब करती हैं। हमारे बॉडी की जितने भी सेल्स होती हैं, जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स लिए, जिनको जितनी आवश्यकता होती है, वह एब्जॉर्ब करती हैं। तो ऐसी प्रक्रिया, एसिमिलेशन की प्रक्रिया भी कहलाती है, जब ब्लड वेसल्स से या जो रक्त वाहिकाएं हैं उनमें से जो सेल्स होती हैं या जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, उसमें से फूड को या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं,
वह क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। आप लोग पोषण की जो चैप्टर आएगी उसमें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, उनका कार्य क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एक जो आता है इसमें कि किस प्रकार से परिवहन की कार्य करती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे जो बॉडी है या फिर जो सजीव कोशिका है उसमें सेल मेम्ब्रेन की किस तरीके से वर्क होता है या परिवहन क्या होता है, ठीक है। तो परिवहन में आप समझते हैं कि परिवहन दो प्रकार का होता है। एक विसरण होता है और दूसरा परासरण होता है। इस टॉपिक में आप सेल में दो प्रकार के परिवहन आप पढ़ेंगे, एक विसरण और दूसरा जो है परासरण। विसरण वो क्रियाएं हैं जब पदार्थों के जो अणु होते हैं वह अधिक सांद्रता वाले अणु से कम सांद्रता वाले अणु की तरफ जाते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है विसरण कहलाती है। ये तब तक जाते हैं जब तक कि दोनों पात्र में जो सांद्रता है बराबर ना हो जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ 2 टैंक लिया, इस तरीके से 2 टैंक लिया, एक में हमने ऐसे वाटर फिलअप कर दिया। वाटर ही जनरली हम फिलअप कर रहे हैं और दोनों सेम आकार का है और इसमें पेंदे में इनके वाटर को जो है रख दिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ से दोनों को इंटरकनेक्ट कर दिया एक पाइप के द्वारा। अभी आप लोग बताइए क्या होगा ऐसे कंडीशन में, क्या होगा? सही सोच रहे हैं? होगा क्या? इसमें से जो वाटर है अब इस पाइप के द्वारा इसमें आएगा, पाइप के द्वारा इसमें आएगा। ये तब तक जाएगा जब तक कि दोनों जो हमने जो बॉक्स लिया हुआ है, पात्र लिया हुआ है, दोनों का जो है वो बैलेंस नहीं हो जाता, दोनों में वाटर बैलेंस नहीं हो जाते हैं। तो वाटर का लेवल जो है उतने तक जाएगा जितने की दोनों बैलेंस ना हो जाए। तो यही प्रक्रिया जो है विसरण कहलाती है। जनरली जो हम लोग की श्वसन की क्रिया होती है वो विसरण प्रक्रिया के पर आधारित है। इसलिए आधारित है, यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना बच्चों, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही जनरली हम लोग का श्वसन क्रिया में होता है, यही होता है ना। एक्चुअली में हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम है। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो कम है और जो इन्वायरमेंट है उनमें ऑक्सीजन अधिक है। इसलिए इसके बीच जो है बैलेंस बनाने के लिए, लगातार हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, CO2 की मात्रा अधिक है और हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट है उसमें जो CO2 की मात्रा है वो कम है। इसलिए लगातार जो है हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जाता रहता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो जनरली हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक। बैलेंस बनाने का एक कार्य करते हैं। बैलेंस बनाने का मतलब ये हुआ कि सांद्रता जो है वो कम और ज्यादा है तो हम लोग बैलेंसिंग पे कार्य करते हैं, ठीक। लेकिन बैलेंसिंग पूरा नहीं होता। जिस दिन वायुमंडल का और अपने बॉडी का जो श्वसन की जो क्रिया है वो बैलेंस हो जाता है, उस दिन श्वसन क्रिया बंद हो जाती है। बंद होने का मतलब है, आप लोग खुद समझ रहे हैं, समझदार हैं, कि जिस दिन वायुमंडल और अपने बॉडी का जो लेवल है वो बैलेंस होता है उस दिन ही स्वाहा हो जाता है। जीवित शरीर जो है वो मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। जिस दिन ये बैलेंस हो जाता है बॉडी में, उस दिन शरीर जो है वह मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। इसलिए इसकी बैलेंसी जो है जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होती, बैलेंसी हो ही नहीं पाता है, ठीक। दूसरा जो है ये तो रही जनरली आपके श्वसन क्रिया पे हो गई। आप विसरण को देख लेते हैं। तो विसरण में जो होता है क्या कि
इसमें जब जल के अणु जो है अधिक सांद्रता वाले झिल्ली से या अधिक सांद्रता वाले कोशिका से या अधिक सांद्रता वाले जगह से अणु से कम सांद्रता वाले अणु के तरफ जब वो मूव करते हैं, लेकिन किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। जैसे हमारा कोशिका है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो कोशिका का जब कोशिका कला होते हैं अर्धपारगम्य होते हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने पढ़ा। ऐसे ही ये उसको अलाउ करते हैं, ले जाने और ले आने में कार्य करते हैं, ठीक है। तो जब अधिक सांद्रता वाले अणुओं से कम सांद्रता वाले अणुओं के बीच या अणु के तरफ जो विलायक के अणु हैं जाते हैं, तो प्रक्रिया जो है परासरण कहलाती है। तो जल्दी यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जा रहे हैं, इसलिए कोशिका में इनका विशेष महत्व होता है, ठीक है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण रूप से विस्तृत हो जाने वाले होते हैं, एक अर्ध रूप से होते हैं और एक में ना के बराबर होते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो कोशिका भित्ति है। थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। वह है स्ट्रक्चर में ही है कोशिका भित्ति। बच्चों आप लोग घबराइएगा नहीं, इसका नोट्स हम आप लोगों को दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोट्स दे देंगे। वो नोट्स आप लोग लिख के तैयार रखेंगे, ठीक है। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक। पादप कोशिकाओं में पाए जाने के साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन था वो प्रोटीन, वसा और जनरली लेस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का यूज था बनने में, जबकि जो कोशिका भित्ति होती है इसके निर्माण में सेलुलोज का यूज होता है, ठीक है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति क्वेश्चन आता है, यही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है बच्चों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है या कोशिका भित्ति, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इसको इंग्लिश में जो है सेल वॉल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेल वॉल बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है सेल वॉल किससे बनी होती है। तो हमको अगर जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे सेल वॉल कैसे बनी होती है, ठीक है। तो जनरली जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी होती है, और जो कोशिका कला होता है या प्लाज्मा झिल्ली होती है वह जनरली प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो अधिक मात्रा जो है वसा और प्रोटीन का है, इसलिए बोला जाता है कि जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और वसा से बनी होती है, ठीक है। ये हो गया। जो कोशिका भित्ति है जनरली 3 परतों में डिवाइड होती है। इनमें 3 परत लेयर पाए जाते हैं। जैसे जो प्लांट सेल की हम बात करें जो पाई जाती है, ये जनरली 3 लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके 3 लेयर होते हैं, ठीक। एक होता है मध्य पटलिका, ठीक है। दूसरा होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, और तीसरा होता है द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति 3 प्रकार का होता है। जनरली मध्य पटलिका जिसको मिडिल लेमिला बोलते हैं, और मिडिल लेमिला से ही जो अन्य कोशिका होती हैं वो जुड़ने का कार्य करती हैं। दूसरी जो कोशिका होती हैं जैसे प्लांट में जब 2 कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो ये मिडिल लेमिला से ही या मध्य पटलिका से ही जुड़ती है, ठीक। तो ये हो गया आपका। इनका कार्य भी सेम वही है, ठीक होते हैं। डेड होती हैं जो सेलुलर होती हैं, डेड होती हैं, मृत्यु होती है जो कोशिका भित्ति होती है जनरली। साथ ही साथ ये जो है
जो बैक्टीरिया है, कवक है, इन लोगों में जो सेलुलोज कोशिका भित्ति पाई जाती है, बिना टूटे हुए ही ये दूसरा आकार ग्रहण कर लेती है। ये इनका कार्य है। साथ ही साथ वायवीय गुरुत्वाकर्षण में भी ये मदद करती है। ठीक, उसके बाद कोशिकाओं को सूखने से भी बचाती हैं। जैसे कोशिका के अंदर जो है, जो भी कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है वो सूख ना जाए, उसके लिए भी इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। साथ ही साथ रोगाणुओं को कोशिका के अंदर जाने से भी रक्षा करती हैं, क्योंकि ये हार्ड पार्ट होता है, कठोर भाग होते हैं सेलुलोज। ठीक है, तो ये आज आपका हम लोगों ने कंप्लीट किया बाह्य आवरण के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का छोटा सा वीडियो होगा जीवद्रव्य के बारे में। जीवद्रव्य जीवन की आधारभूत इकाई होती है, जीवन की आधारभूत इकाई होती है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा और किस चीज की क्लास आप लोग और चाहते हैं, क्या चीजें और पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या चीजें आपको समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चों।